हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, यानी जिस टॉपिक को लेकर जो आज हमारा चर्चा का विषय होने वाला है, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखिए, अगर हम बात करें इवोल्यूशन को लेकर, तो इवोल्यूशन से आप समझते क्या हैं? पहले आप हमें इस पे हम चर्चा कर लेते हैं और इवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, अब जो मानव शरीर आज आपके सामने है, तो अगर मैं बात करूँ, क्या आज से कई जो हज़ारों या लाखों वर्ष पहले क्या मानव शरीर ऐसा था जैसा आज हमें दिखता है? क्या जिस तरीके से आज हमारी पृथ्वी हमें दिखती है, क्या हमारी पृथ्वी ऐसी थी कभी? तो शुरुआती तौर पे जो चीज़ें होती हैं वह वक्त के साथ बदलती हैं। वक्त के साथ उनमें क्या बदलाव आता है, किस तरीके से चीज़ों में वेरिएशन या बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है, यह हमारा जो है इवोल्यूशन में हम इसको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप सभी को पता है, जो आज हम जिस पे विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। तो जो हमारी मुख्यतः चर्चा होगी वो बायोलॉजी की तरह के इवोल्यूशन और हेरिडिटी को लेकर होगी। अब जो पहला वर्ड आता है हेरिडिटी, हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं? आनुवंशिकता। अगर मैं बात करूँ हिंदी में, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर आपने एक शब्द है वंश, अगर आपने उस शब्द वंश को सुना है, तो वंश का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से हम अपने माता पिता की संतान है, हमारे माता पिता अपने माता पिता की संतान होंगे और उन वो अपने माता पिता की संतान होंगे। इस तरीके से ये जो जीवन शैली है चलती है, और ये मानव के साथ साथ और भी जो हमारे जीवित प्राणी हैं उनमें भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उनमें होता क्या है? तो जो अनुवंशिकता होती है, माता-पिता से उनके संतानों तक आनुवंशिक विशेषताओं के संचार का प्रक्रिया है, यानी जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स हैं, जो हमें जो माता-पिता को उसके ऑफस्प्रिंग यानी उनके संतानों को मिलते हैं, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं और इसको हम जो है विरासत भी कहते हैं, इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जैसे विरासत, अगर आपको हिंदी नॉर्मली अगर आप शब्द देखें विरासत, तो विरासत क्या होता है? जो आपके माता-पिता से आपको मिला, वह विरासत है। तो वो विरासत जो है सिर्फ़ धन-दौलत या ज़मीन जायदाद नहीं होता है। आपको जो जीवन, जो आपके जो शरीर है, उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आँखों का रंग, आपके चेहरे की बनावट, आपके बोलने के जो आवाज़ है वह, आपके बालों का कम होना, घना होना, यह सब आपको आपके माता-पिता से मिलता है, जेनेटिक्स होता है, यानी ये उनसे विरासत में मिलता है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीनों यानी जीन्स के बारे में बात करते हैं। आनुवंशिक विचलन यानी जीन्स के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। जीवों की आनुवंशिकता यानी उनकी हेरिडिटी, जो जो जीव हैं उनकी हेरिडिटी को लेकर अध्ययन करते हैं। यानी इस जो शाखा है, अभी देखिए, अब आप इस स्तर पर जो है थोड़ा-सा, ये एक सब्जेक्ट के तौर पे, ये आपको एक टॉपिक के तौर पे है, चैप्टर के तौर पे, पार्ट के तौर पे है। लेकिन जैसे-जैसे आप जीव विज्ञान में अगर आगे जाके अध्ययन करते हैं, तो यह अपने आप में एक पूरी शाखा में बदल जाएगी और आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस शाखा में जो है हम आनुवंशिकी जीव विज्ञान को लेकर या विशेषताओं को लेकर जो हमें विरासत में मिली हैं, यानी जो संतान को विरासत में मिलती है अपने माता-पिता से, उनको लेकर चर्चा करी जाती है। जो जॉर्ज मंडल थे, वो उनको बोला जाता है जेनेटिक्स के पिता। तो याद रखना, मेंडल को जो है जेनेटिक्स का पिता बोला जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग द्वारा मटर के पौधों में विरासत के पैटर्न को अवलोकन किया। यानी अब क्या करा उन्होंने, जो इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैरेक्टर होते हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे पे किया। अब ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट था वो आगे हम अभी देखते हैं। मंडल ने उन मटर के बगीचों के पौधों को चयन किया जिनमें एक विशेषता के लिए दो विपरीत गुण थे। यानी उन्होंने ऐसे पौधे लिए जिनके अंदर एक ही विशेषता को लेकर दो विपरीत गुण थे। यानी उन अगर हम बात करें लंबाई, तो दो विपरीत गुण क्या हो गए? एक ज़्यादा लंबा होगा और एक कम लंबा होगा। और या फिर हम बात करें फल को लेकर, तो एक में ज़्यादा मटर होंगी और एक दूसरे में कम मटर होंगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, दो पौधों का चयन किया जिनमें एक विशेषता के लिए दो विपरीत गुण थे। जैसे कि ऊंचाई, ऊंचाई के लिए तो उन्होंने क्या लिया? ऊंचाई लिया, लंबाई लिया। उन्होंने मटर का लंबा और बौना पौधा चुना, तो एक पौधा जो बहुत लंबा था और एक पौधा जो बौना था यानी छोटा था। मेंडल ने कई सच्चे प्रजनन वाले मटर के पौधों के बीच पर परागनम को आयोजन करा। तो यानी क्या करा,
जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, देखिए जो प्रजनन होता है मटर के बीच में वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा होता है, परागणापन के द्वारा होता है। तो उन्होंने क्या करा कि जो छोटे वाले जो मटर के पौधे थे और वो बटर वाले जो बड़े वाले मटर के पौधे थे, उनके बीच में परागपामन किया। अब उन्होंने मटर का लंबा और बौना पौधा चुना। मेंडेल ने कई सच्चे प्रजनन वाले मटर के जो पौधे थे के बीच में परागपागरण का आयोजन किया। एक सच्ची नस्ल कई पीढ़ियों के लिए स्थिर गुण विरासत दिखाती है। तो उन्होंने बताया कि जो स्टेबल ट्रेट होती है वह जो पीढ़ियों के लिए एक जो है गुण स्थिर गुण विरासत दिखाती है। मंडल ने 7 जोड़ी सच्चे प्रजनन वाले पौधे लिए। उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग के जो है 7 पेयर लिए पौधों का चयन किया जो एक विपरीत गुण वाले विशेषता के सिवाय असामान थे। और ये निम्नलिखित क्या हैं, ये हम देखते हैं अभी इनको। स्टीम हाइट यानी टॉल और ड्वार्फ। तो इन्होंने ये जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से लिए, किस तरीके के उन्होंने 7 पेयरिंग करी। स्टीम हाइट जो है, हाइट जो है एक बड़ा लिया और एक छोटा लिया। जो फ्लावर का रंग है, जो फूल लगता है मटर के पौधे पे, एक बैंगनी और एक सफ़ेद। पोजीशन, जो फ्लावर एक ऑक्सिलरी पोजीशन लिया और एक टर्मिनल पोजीशन यानी जो एक आखिरी पर लगता है और एक बीच की तरफ लगता है। फिर ये शेप, रंग और जो है बीज कैसा था, एक राउंड गोलाकार और एक जिसका सिकुड़ा हुआ, और वहीं बीज का रंग एक येलो और एक हरा। तो ये इन्होंने 7 पेयरिंग लिया और इन्होंने आपस में क्या करा, इसका जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा। अवलोकन का प्रयोग के आधार पर मंडल ने प्रस्तावित किया कि कुछ चीजें माता पिता से संतानों तक किसी भी परिवर्तन के बिना उत्तराधिकारी होती हैं। यानी अब क्या बातें बताई मेंडल ने कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जो माता पिता से उनकी संतानों के लिए बिना किसी बदलाव के कारण जो है एक से दूसरे जगह पे जाती है, प्रस्तावित किया। और जो उत्तराधिकारी का मतलब है कि जो पिता और माता के पास जो गुण हैं वह संतानों के पास आएंगे बिना किसी परिवर्तन के। तो यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा और वह गुण सीधे के सीधे उनके संतानों में दिखेंगे। उन्हें इन चीज़ों को फैक्टर के नाम से जाना, उन्होंने इसका नाम क्या दिया, फैक्टर, जो बाद में जीन के रूप में जाना जाता है। यानी उस वक्त उन्होंने इसका नाम फैक्टर दिया, बाद में हमें पता चला ये जीन है जो माता पिता से उनके जो है संतानों को प्राप्त होते हैं। जीन विरासत की मूल इकाई है। तो यानी इनहेरिटेंस की अगर बेसिक यूनिट की मैं बात करूं तो वो है जीन। यह जीव में एक विशेष गुण के लिए जानकारी संग्रहित करता है। यानी जीन क्या करता है, एक जानकारी को अपने अंदर संग्रहित करता है और जीन को एक जोड़ी के विपरीत गुणों को कोड करा जाता है। यानी जीन के अंदर जो कोड किए जाते हैं करते हैं उन्हें एलील कहा जाता है। एलील किस कहा जाता है, जो जीन के अंदर जो गुण हैं जिनको कोड किया जाता है उन्हें एलील कहा जाता है। कोड वर्णमाला द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और कोड को हम अल्फ़ाबेट यानी ट्रेड्स को हम अल्फ़ाबेट के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई को जो है कैपिटल टी से दिखा दिया और जो बौनेपन को है स्मॉल टी से दिखा दिया, द्वारा दर्शाया जाता है। सच्चे प्रजनन वाले पौधों में समान एलील होते हैं। तो सच्चे प्रजनन वाले पौधों में क्या होगा, जैसे कि जो है दोनों में क्या हो जाएगा, लंबाई वाला टी और या तो बौने वाला टी। इसे होमोजागस कहा जाता है। यदि दोनों के बीच में परंपरागम किया जाता है तो स्थिति में F1 पीढ़ी में TT हो सकते हैं। यानी दोनों के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, अगर दोनों लंबे हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है लंबी मटर जो है, मान लीजिए माता पिता दोनों लंबे हैं तो उनके संतानों में लंबाई आ गई। वहीं अगर बात करें एक लंबा है और एक छोटा है तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से हमें देखने को मिलेगा तो एक उसमें लंबा टी और एक छोटा टी मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजागस स्थिति कहा जाता है। वह गुण जो F1 पीढ़ी के पौधों द्वारा व्यक्त किया जाता है वह उसे प्रबल कहा जाता है। यानी जो F1 पीढ़ी के द्वारा जो गुण आया है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट गुण बोलेंगे, प्रबल गुण बोलेंगे। वह गुण F1 पीढ़ी में व्यक्त करने में विफल रहता है और निष्क्रिय हो जाता है। यानी वो क्या होगा, वो विफल हो जाएगा और निष्क्रिय हो जाएगा। तो इनके ऊपर मेंडल ने कुछ जो नियम है या जो हम बात करें सिद्धांत है वो दिए। मंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर विरासत के जो सिद्धांत है उनको प्रस्तावित किया। क्या सिद्धांत है, पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब एक क्रॉस किया जाता है, जब किसी को आप क्रॉस करोगे तो बिना पौधों के बीच जिनमें एक विशेष
विशेषता के लिए एक जोड़ी विपरीत गुण होते हैं, उन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यानी जब किसी को क्रॉस ब्रीडिंग की जाएगी तो जो हमारे पौधे हैं या जो पौधों के बीच में जिनमें एक विशेषता के लिए एक जोड़ी विपरीत गुण होते हैं, यानी किसी एक विशेषता के लिए विपरीत गुण होते हैं, उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। शुद्ध लंबे पौधे टीटी और अशुद्ध लंबे पौधे स्मॉल टीटी के बीच क्रॉस मोनोहाइब्रिड, यानी किसी एक विशेषता को लेकर, यानी अगर हम सिर्फ एक विशेषता को क्रॉस ब्रीड करने की बात करें तब हम उसको जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। युग्मक निर्माण के दौरान दर्दी एलिल मोनोसिस की प्रक्रिया द्वारा अलग हो जाते हैं, यानी और एक एलिल युग्मक जो है में मौजूद हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक एलिल गैमेट में तैयार हो जाएंगे। अगर प्रगमनन के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो टी है और जो लंबाई को बताता है और जो स्मॉल टी जो बौनेपन को दिखाता है, युक्त युग्म साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जिनमें एलिल की जोड़ी होगी टीटी, यानी एक लंबा वाला और एक छोटा वाला। यह हेट्रोजोगस है, सभी F1 पीढ़ी के पौधे लंबे होंगे क्योंकि लंबाई बौनेपन पर प्रबल गुण है। यदि F1 पीढ़ी के पौधों में स्वयं प्रगमक किया जाता है तो F2 के पीढ़ी 75% लंबे होंगे और 25% जो है बौने होंगे। तो अब क्या होगा, जो नई पीढ़ी बनेगी तो उसमें जो है 75% क्या होंगे, लंबे होंगे, और वहीं 25% क्या होंगे, बौने होंगे। जैसे पेरेंट है, उन्होंने दे दिया टीटी और उसके अंदर से ये टी मिला, ये टी मिला, और यहाँ पर भी स्मॉल टी बौने वाले हो गए। तो अगर एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी बना और ये दो टी बने, तो देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। यानी अगर ये दो क्रॉस ब्रीड हुआ तो एक टी, ये टॉल, ये टॉल, फिर उसके बाद ये टॉल और ये टॉल। तो इस तरीके से जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे अगली जनरेशन। ये होता है हमारा हेरिडिटी। आगे बढ़ते हैं। ऑल आर सभी जो पौधे हैं वो लंबे हैं। विशेषता की भौतिक अभिव्यक्ति को फेनोटाइप कहा जाता है, यानी जो फिजिकल एक्सपीरियंस दिखाता है उसको हम बोलते हैं फेनोटाइप। विशेषता का अनुवांशिक घटक जेनोटाइप कहलाता है, तो विशेषता का जो अनुवांशिक घटक होता है उसको हम बोलते हैं जेनोटाइप। F2 पीढ़ी स्वयं प्रजनन द्वारा, जो F2 पीढ़ी है वो उस प्रजनन द्वारा जो है आती है। अब इसमें बता दिया ये पेरेंट है, एक टी और टी, दोनों टी मिलके क्या देंगे, टॉल, और ये भी क्या देंगे, टॉल, ये भी टॉल देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो स्मॉल है, और यहाँ पर जो छोटा वाला कैरेक्टर है, जो रिलेटिव कैरेक्टर है वो क्या है, दूसरा कैरेक्टर वो कैपिटल टी है। तो डोमिनेंट की वजह से ये क्या हो जाएगा, डॉफ आ जाएगा। यहाँ पर ना इसको जो है ठीक करेंगे, ये स्मॉल टी होना चाहिए। अगर दो टी मिल रहे हैं तो टॉल, अब एक टी और एक छोटा टी मिल रहा है तो टॉल, इस तरीके वाली कंडीशन में भी टॉल होगा, और दोनों टी मिलके तो डॉफ होगा। पोनेंट स्क्वायर, अब पोनेंट स्क्वायर क्या होता है, पोनेंट स्क्वायर क्या होता है, फिनोटाइप का अनुपात होता है 3:1, जेनोटाइप का अनुपात होता है 1:2:1, यानी एक शुद्ध लंबा, दो संकरण लंबा और एक शुद्ध बौना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रबलता का कानून क्या है, वर्णों की इकाई कहलाने वाले तत्वों द्वारा शासित किया जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके द्वारा, फैक्टर्स के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है। पहला होता है गुणक जोड़ी में होते हैं, यानी फैक्टर जो होते हैं वो जोड़ी में जो है पेयर में आते हैं। अब देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, आसमान जो है, अगर हम बात करें असमान जोड़ी में एक दूसरे पर शासन करते हैं विचली, यानी अगर कोई डिसिमिलर है जोड़ी तो उसके अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर शासन करेंगे, डोमिनेट करेंगे। वर्चस्व का नियम केवल एक माता पिता के चरित्रों को F1 पीढ़ी में एक मोनोहाइब्रिडिक क्रॉस अभिव्यक्त की व्याख्या करते हैं। F2 पीढ़ी में दोनों चरित्र 3:1 अनुपात के व्यक्त होते हैं, यानी जो पहली पीढ़ी होगी उसमें पेरेंटल कैरेक्टर्स को मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दिखाया जाएगा, और जो दूसरी पीढ़ी होगी उसमें जो ये कैरेक्टर है वो 3:1 की संख्या में, यानी 75% रेशियो 1% की जो है संख्या में देखने के लिए मिलेंगे। अब आता है लॉ ऑफ सेग्रेशन, यानी विभाजन का नियम। यह कानून इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों चरित्र
F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त होते हैं। यानी अब बोला जा रहा है कि जो दोनों चरित्र माता-पिता से F1 पीढ़ी में आए और उसके बाद दोबारा F2 पीढ़ी में गए, तो जो F2 पीढ़ी है उसमें दोनों चरित्र जो है, जो दोनों कैरेक्टर हैं वो पुनः प्राप्त होते हैं। एक जोड़ी के गुण या एलियन युग्म के दौरान लगभग हो जाते हैं। तो यानी एक जोड़ी के गुण या एलियन के दौरान दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मन केवल 2 गुणों में से एक होता है। तो जो प्रत्येक युग्मन होते हैं वो 2 गुणों में से एक होते हैं। होमोजोगस पेरेंट एक ही प्रकार के युग्म उत्पन्न करते हैं। तो जो होमोजोगस पेरेंट होते हैं वो एक ही प्रकार के युग्म उत्पन्न करते हैं, जबकि हेटेरोजोगस बराबर अनुपात में 2 प्रकार के युग्म उत्पन्न करते हैं। और जो हेटेरोजोगस होते हैं वो बराबर अनुपात में 2 प्रकार के युग्मनन उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्र विन्यास का कानून, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? डिहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडेल ने स्वतंत्र विन्यास का कानून प्रस्तावित किया। तो मेंडेलियन ने क्या करा, जो डिहाइब्रिड के आधार पर जो है स्वतंत्र विन्यास का कानून प्रस्तावित किया। क्या था वो? जब दो चरित्रों के लिए दो विपरीत गुणों के बीच क्रॉस किया जाता है तो इसे डिहाइब्रिड क्रॉस करा जाता है। यानी दो चरित्रों के लिए दो विपरीत गुण, अब हम बात करें दो विपरीत गुणों के लिए, जब उनको क्रॉस किया जाएगा तो उसको उसे हम डिहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मटर के पौधों के बीच क्रॉस किया गया जिसमें पीले रंग के बीज के साथ गोल आकार था। यानी मटर का जो, अब मान लीजिए मटर का एक जो हमने पौधा जिसको क्रॉस करा था, तो उसके अंदर पीले रंग का बीज था और उसके साथ उस बीज का जो आकार था वह गोल था। और जिसमें हरे रंग के बीज के साथ झुर्रियाँ आकार थी और जो हरे रंग का बीज था उसके आकार में झुर्रियाँ थी। पीले रंग के बीज के लिए अनुवांशिक प्रतीक y है और हरे रंग के बीज के लिए छोटा y है और गोल आकार के लिए r है बड़ा वाला और छोटे द्वारा जो है प्रतिष्ठित किया जाता है, जबकि झुर्रियों के लिए स्मॉल r द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखना क्या बनेगा, y और r प्रबल गुण है, तो y और r को हमने क्या बोल दिया, प्रबल गुण है, जबकि स्मॉल r छोटा r जो है पिछली, ये हमारे रिसेसिव ट्रेट है। तो माता पिता का जो जीनोटाइप है वो डबल आर डबल वाई होगा या स्मॉल आर डबल वाई होगा। इन दोनों माता पिता पौधों के लिए बीच में क्रॉस किया गया। अब इनके अंदर क्या करा, क्रॉस किया गया। तो जो पहली जनरेशन जो बनी, F1 पीढ़ी जो बनी, में सभी पौधे पीले रंग के और गोलाकार के बीज होते हैं। तो पहली जनरेशन में क्या हुआ, सारे के सारे पीले रंग के बने और गोलाकार के बने, अर्थात यानी आर आर वाई वाई। और F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे देखे जाते हैं और जो F2 पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी आई, उसमें 4 प्रकार के जो है पौधे देखने मिले। युग्मनन के दौरान एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब जैमेट फॉर्मेशन होता है तो एली क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दूसरे पर निर्भर किए बिना अलग-अलग तरीके से साथ जुड़ते हैं। तो दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे और अलग-अलग तरीके से वो एक साथ जुड़ेंगे। इसे पन्नेट स्क्वायर द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसे पुनेट स्क्वायर द्वारा समझाया जा सकता है। कैसे? देखिए ज़रा। अब पेरेंट है, राउंड येलो, और जो जेमेट बना आर और वाई, यानी एक राउंड और येलो रंग, और या आर और वाई। जो पहली जनरेशन मिली उनमें ये दोनों को देखने के लिए मिला। यानी क्या मिला, जो डोमिनेटिंग थे राउंड और येलो। अब इनमें क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ आपस में। तो अब देखिए, एक आर वाई था, यहीं बना लेते हैं इसको। एक कैसे टेबल बनेगी हमारी, आर वाई आर वाई आर वाई, यहाँ पर भी आर वाई, यहाँ पर आर वाई, यहाँ पर आर वाई,
यहाँ पर और भाई। तो अब देखिए, ये क्या बने, आर आर वाई वाई, ये क्या बना, आर आर वाई। अब ये एक वाई है और एक छोटा वाई है, तो पहले वाले में बना राउंड और येलो, दूसरे में भी बना राउंड और येलो, इसमें भी राउंड येलो, क्योंकि इसमें चाहे डोमिनेटिंग ये है। अब देखिए, आर वाई और यहाँ पर आर वाई, इसमें तो राउंड येलो बना। अब आर वाई इसमें व्रिंकेड येलो हो गया, क्योंकि वाई चला गया और बीच जो है झुर्रियों वाला चला गया। दूसरे वाले में बीच जो है गोल चला गया, लेकिन येलो रंग का गया। तीसरे में येलो और झुर्रियों के साथ चला गया। तो ये जो पीनट वाला स्क्वायर है, इसको आप एनसीईआरटी बुक में देखना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और ये वही तरीका है जो हमने अभी पीछे पढ़ा। तो इस तरीके से जो है इनमें आते हैं। तो फेनोटाइप क्या बना, 9:3:3:1, यानी गोल और पीला 9 बने, झुर्रियाँ और पीला 3 बना, और गोल और हरा जो है 3 बना। एक जो बना वो झुर्रियाँ और हरा स्वतंत्र विनायब के कानून को कहता है, जबकि दो जोड़ी गुणों के एक हाइब्रिड में जोड़ता है, तो एक जोड़ी चरित्रों को विभाजन दूसरी जोड़ी के चरित्रों के अनुसार स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कहता है कि जब दो जो ट्रेट है वो आपस में कंबाइंड हुए और हाइब्रिड सेग्रेशन हुआ, तो उसमें एक जोड़ी जो है स्वतंत्र रही और उसका अपना जो है चरित्र रहा दूसरी जोड़ी से अलग। अधूरा प्रभुत्व यानी डोमिनेंस की बात करें, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अन्य पौधों में के ट्रेट में पाया गया है कि F1 पीढ़ी का फेनोटाइप किसी भी माता पिता के समान नहीं होता। तो जो F1 पीढ़ी का जो फेनोटाइप है वो किसी भी माता पिता के समान नहीं होता। मौजूदा चरित्र दोनों के बीच में था। उदाहरण, अपना ड्रैगन फूल, जो हमारा स्नैप ड्रैगन फूल होता है, ये उसका उदाहरण है। स्नैपड्रैगन का जो रंग है लाल और सफ़ेद होते हैं। सच्चे ब्रीडिंग यानी लाल फूल, और सच्चे ब्रीडिंग यानी सफ़ेद, जो पूरी तरीके से लाल है और एक पूरी तरीके से सफ़ेद है, उनका क्रॉस किया गया, तो F1 पौधा जो है गुलाबी फूल का उत्पन्न हुआ। अब उनके अंदर देखिए, ना तो वो लाल का हुआ ना वो सफ़ेद का हुआ, वो गुलाबी का हो गया। जब F1 पौधा स्वयं परागित होता है तो अनुपात आर आर यानी लाल का अनुपात 1 और जो गुलाबी का अनुपात 2 और सफ़ेद का अनुपात 1 है। यहाँ जीनोटाइपिक अनुपात मंडल में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान है। इनका फेनोटाइपिक अनुपात बदल जाता है। यहाँ आर पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता। अगर स्मॉल आर की बात करें, इसके कारण इसका जो नया रंग है वह गुलाबी आ जाता है। जो स्मॉल आर है उस वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ, और जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो गुलाबी आ गया। अब आता है हमारा सहप्रभुत्व यानी कोडोमिनेंस। सहप्रभुत्व में F1 पीढ़ी में दोनों माता पिता के चरित्र होते हैं, यानी उसमें माता पिता के दोनों कैरेक्टर्स मिलेंगे। सहप्रभुत्व के उदाहरण है कि मानव को एबीओ रक्त समूह यानी एबीओ रक्त समूह का जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जीन द्वारा नियंत्रित एंटीजन होते हैं। जीन फर्स्ट में 3 एंटीजन होंगे, ए बी ओ होते हैं, और एलील ए बी एंटीजन उत्पन्न करने में एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, जबकि एओ कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करता और एओ में किसी भी प्रकार का एंटीजन जो है नहीं बनता। प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 जीन एलिमो ने कई 2 होते हैं। जब आई ए और आई ओ एलिना मौजूद होते हैं तो केवल आई ए अपने आप को व्यक्त करते हैं, और जब आई बी और आई ओ मौजूद होते हैं तो आई बी अपने आप को व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर आप आई बी आई ए और आई बी मौजूद होंगे तो वे साथ अपने अपने आप को व्यक्त करते हैं, यानी ए और बी को। यह कोप्रभुता होता है। यानी अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए, तो यानी उसमें ए और ओ है, पर लेकिन ए अपने आप को जो है प्रस्तुत करेगा। वहीं बी है जिसका ब्लड ग्रुप, तो बी और ओ होने की वजह से बी होगा, और ए बी जिसका मतलब होता है उसके अंदर ए और बी दोनों मौजूद हैं और दोनों अपने आप को व्यक्त करते हैं। अब आता है लिंकेज। जब 2 अलग जीन क्रोमोसोम पर कसी हुई स्थिति पर मौजूद होते हैं, यानी जब जो दोनों जीन हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त करने के बजाय साथ में अपने आप को व्यक्त करते हैं। यानी वह स्वतंत्र रूप में व्यक्त नहीं करेंगे, एक साथ अपने आप को व्यक्त करेंगे, जिसको हम लिंकेज कहते हैं। और लिंकेज मंडल कानून का अपवाद है।
तो जो एक्सेप्शन है, लिंकेज के बारे में मेंडल ने अपने कानून में नहीं बताया, और ये जो लिंकेज है पहली बार जो है मॉर्गन ने दिया 1910 में। बहुगुणीय विरासत यानी जो पॉलीजेनिक जो विरासत होता है, जब एक चरित्र के विभिन्न गुण 3 या अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी एक जो कैरेक्टर है वो जो है 3 या अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो इसे बहुगुणीय विरासत कहा जाता है। मानव त्वचा और मानव ऊंचाई बहुगुणीय विरासत के द्वारा है। तो त्वचा और ऊंचाई हमें क्या मिला? पॉलीहाइजेनिक इनहेरिटेंस है। त्वचा का रंग बड़ी संख्या में परिवर्तन होता है, तो जो त्वचा का रंग है जो बड़ी संख्या में जो है परिवर्तित होता है। अब हम जो बात करते हैं पैलियोट्रॉफी, जब एक जीन फेनोटाइप अभिव्यक्ति में बहुगुणीय प्रभाव दिखता है तो इसे पैलियोट्रॉफिक कहा जाता है। उदाहरण मानव में फैलिकोटेनेरिया रोग है, यानी अगर किसी के अंदर फैलिकोटेनेरिया रोग है, यह एंजाइम फैली आलिनिन हाइड्रोक्सिलोज के लिए जीन में होने वाले म्यूटेशन के कारण होता है। जो अगर जो फेनाइल कोटिलिनियर नूरिया रोग जो होता है, ये हमारा क्या होता है? म्यूटेशन के कारण होता है। और फेनोटाइपिकली जो फेनोटाइपिक रूप से यह मानसिक विकलांगता और बाल और त्वचा के पिगमेंटेशन की कमी दूर व्यक्त करता है, यानी कमी द्वारा व्यक्त होता है। यानी इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, यानी मानसिक विकलांगता हो सकती है, बाल और त्वचा के पिगमेंट्स में कमी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीन पर डिपेंड करती हैं, किस तरीके का जो जीन है आपको मिला है और किस तरीके के बदलाव उस जीन में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो है हमने हेरिडिटी और इवोल्यूशन के चैप्टर को ख़त्म करा। अब आगे जो हम चर्चा करेंगे वो किसी एक नए चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर को थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, जो इसके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस, लिंकेज, पॉलीहाइजेनिक, प्लेयोट्रॉफी क्या होता है, इन सबको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बाकी जो मुलाकात होगी वो आपसे अगले किसी चैप्टर को लेकर होगी, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक आप इनका जो है रिवीजन करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। अब जो आपसे मिलते हैं वो हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो हम सभी से आप जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब आप अपना अभ्यास जो है करते रहिए। अब आपसे जो मुलाकात होती है वो अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।